Good afternoon, everyone. As a part of sociology of environment, unit number 1, we were discussing this sociology of environment, its need, importance, and along with its meaning and conceptual clarity regarding this new discipline that is sociology of environment. So today we will discuss importance of sociology of environment. Why this subfield of sociology has emerged. We will be discussing, interacting rather on this. So थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, पीछे आई मीन इतिहास में जाने का प्रयास करें और इतिहास में भी थोड़ा सा और बहुत पीछे चले जाएं तो नवपाषाण काल एक ऐसा स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आता है जिसमें कि मानव ने अपने विकास के लिए, अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए कई तरह के जो कोशिशें हैं वो की हैं, रादर इंटरवेंशंस किए हैं। और उन इंटरवेंशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो सभ्यता के विकास के उस चरण से लेकर आज तक मानव ने बेतहाशा तरक्की की है और उस बेतहाशा तरक्की करते करते जिनके ऊपर, जिनके आधार पर इंसान ने तरक्की की, उसे हम जैसे पहले से डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण कहते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं, रादर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके आधार पर ये तरक्कियां हुई। और इन सभी तरक्कियों का, इन सभी विकास के मॉडलों का, या रादर विकास का एकमात्र उद्देश्य था कि मानवीय जीवन को सुखद कैसे बनाया जाए, हाउ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन मेक मोस्ट कंफर्टेबल। तो उसको अगर देखने की हम कोशिश करें तो कंफर्टेबल बनाने के लिए कई तरह की टेक्निक, कई तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और उन टेक्निक्स, उन टेक्नोलॉजीज ने आज ऐसा हालात पैदा कर दिए और जिसने कि मानव के अस्तित्व पर ही लगभग करीब करीब क्वेश्चन मार्क लगा के रख दिया। 20वीं शताब्दी के आरंभ होने के रादर इसका जो फर्स्ट हाफ था जैसे ही गुजरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आरंभ हुई चीजें, औद्योगिक क्रांति से आरंभ हुई चीजें जब 20वीं शताब्दी तक पहुंची तो इन 100-150 सालों में जो नेचर के साथ जितना छेड़छाड़ किया गया इंसानी जीवन को सुखद बनाने के लिए, उसके नाम पर जो भी इंटरवेंशंस हुए, उन इंटरवेंशंस ने आज के समय में कई गंभीर चुनौतियों को हमारे सामने लाकर रख दिया है। और इन्हीं चुनौतियों पर मनन और चिंतन करने के बाद जो है 1970 का जो दशक रहा, आज से 50 साल पहले जो था, सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का जन्म हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ तो सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या कर दिया कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो थी इस समय की, रादर 1970 के बाद की, उन समस्याओं ने, उन चिंताओं ने, रादर कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स ड्रॉ द अटेंशन ऑफ इंटरनेशनल थिंकर्स और अदर सोशियोलॉजिस्ट। पर्टिकुलर सोशियोलॉजिस्टों को एक बहुत बड़ा टास्क मिला कि अब, क्योंकि हमारा एकमात्र मकसद यही था कि इस समाज को रहने लायक कैसे बनाया जाए। सोशियोलॉजिस्टों का हमेशा प्रयास होता है कि हम एक जीवन, एक व्यक्ति विशेष का उसे सुखद भी बनाएं परंतु उसे रहने के काबिल भी बनाएं। तो इसी श्रृंखला में जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों की वजह से 1970 तक ये ऑब्वियस, जिसको बोलते हैं कि बाहर दिखने लगा पूरी तरह से कि इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंटल इशू जो हैं वो बिल्कुल सामने आ गए हैं और उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस डिसिप्लिन का जन्म हुआ और इस डिसिप्लिन के जन्म ने एक डनलप और कॉटन थे जिनके एफर्ट की वजह से सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज जो था वो हमारे सामने आता है। और उन्होंने जो अर्ली थिंकर ये 70s के बाद जितने भी आए, चाहे डल्टन थे चाहे वो कॉटन थे, इन्होंने कई तरह की ऐसे इंटरवेंशंस किए और जिनकी वजह से ह्यूमन
एग्जाम्प्लिफिकेशंस पैराडाइम, HEP हम इसको बोलते हैं, वो डेवलप हुआ और उसने क्या कर दिया, NEP न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम की रचना की। और इसमें इसी न्यू इकोलॉजिकल पैराडाइम के तहत इकोसिस्टम डिपेंडेंस ऑन वुमेन स्पीसीज का जन्म होता है। तो इस तरह से कई चीजें हैं जिनका कि जन्म हुआ, और उन जन्म होने के साथ ही, उनके जन्म होने के साथ ही जो इंपॉर्टेंस थी इस सोशियोलॉजी के इस सब फील्ड की, वो ज्यादा बढ़ गई। और आज के समय में इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कई इंपॉर्टेंट इश्यूज की वजह से, इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कोई भी है, उसका ह्यूमन डायमेंशन दैट इज lacking at all three phases. All three phases I mean at planning phase, at execution phase, और उसके बाद जो उसके एग्जीक्यूशन के बाद का जो जिसको बोलते हैं कि इल इफेक्ट उसके आने वाले हैं, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, रादर उसे टेकअप कैसे किया जाएगा, उस फेज तक इनकी बिल्कुल अनदेखी हुई। और इस अनदेखी को एड्रेस करने के लिए, चाहे आज जितने भी बड़े बड़े इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंट में ह्यूमन डायमेंशन दैट इज लैकिंग, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हम लेके आ गए परंतु ह्यूमन डायमेंशन लैक करता है, नंबर एक। नंबर दो, फूड सिक्योरिटी का इशू आज के समय में एक बहुत बड़ा इशू निकल के आया है। और उसके बाद फूड सिक्योरिटी के साथ एक और बहुत बड़ा इशू है जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके अब सूट्स हैं सारे ये, और ये एक ही जो प्रक्रिया थी जिसे हम विकास कहते हैं, उसी विकास की एक प्रक्रिया ने कई ऐसी चीजों को जन्म दे दिया, और जिसकी वजह से आज ये इससे कनेक्टेड जो इश्यूज हैं वो हमारे सामने आने लगे हैं। और जब ये इश्यूज आने लगे हैं तो इसको एड्रेस करने के लिए और इंसानी जीवन को और सुखद बनाए रखने के लिए या आने वाले समय में उसे और बेहतर करने के लिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का जन्म हुआ। और इसकी इंपॉर्टेंस आज के समय में, जैसे मैंने पहले कहा, आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उसकी वजह से कई इंटरनेशनल ट्रीटीज जिसे कि हम अगले चैप्टर में, एक अलग चैप्टर में पूरी उन ट्रीटीज का डिटेल देखेंगे। कई ट्रीटीज हुई हैं, कई ऐसे संधियां हुई हैं, और कई ऐसे समझौते हुए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में, टू रिड्यूस कार्बन, टू बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड सो मेनी थिंग्स। और कई ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बने हैं, जैसे IUCN है, ऐसे कई तरह के, WCD है, IHDP है, GLD है, और इस तरह से ग्लोबल लैंड प्रोजेक्ट है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल जो प्रयास जो हैं वो आज भी हो रहे हैं, और उसके चलते इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती है। तो कुछ एक पॉइंट्स आपके साथ में यहाँ साझा करने का प्रयास करूंगा जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस को हम आपके सामने हाईलाइट कर पाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज ग्लोबल इंपॉर्टेंस। सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। ग्लोबल माने वैश्विक महत्व है इसका। वैश्विक महत्व जैसे हमें पता ही है, वी ऑल आर ट्रेवलर ऑफ वन स्पेसशिप दैट इज मदर अर्थ। हम इस धरती, जिसे हम स्पेसशिप के नाम से जान सकते हैं, उसके हम सभी के सभी उसके हम यात्री हैं। और जब यात्री हैं तो यात्री को कहीं ना कहीं कोई ने चढ़ता रहता है, कोई उतरता रहता है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे हम डेमोग्राफी में देखते हैं कि फर्टिलिटी है जो कि चढ़ाती है, और मोर्टिलिटी है जो कि हमें उतारती है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें कि जितने भी हम लोग हैं इस ग्लोबल स्पेसशिप में, वो कई तरह के, आज के समय में कई तरह के इश्यूज के साथ कन्फ्रंटेड है। कई इश्यूज के साथ दो चार हैं हम लोग, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, एसिड रेन है, मेरीन पोल्यूशन है, और बायोडाइवर्सिटी है, और फूड सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, जैसे मैंने पहले बात की, डेवलपमेंट है। और इन सारे के सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने की बहुत बहुत जरूरत है, टैकल करने की बहुत जरूरत है। और इसे टैकल करने के लिए इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि इकट्ठा होकर काम किया जाए, कोऑपरेशन के साथ, ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ। जो इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का, वो समाज पर उतना ही पड़े जितना कि समाज को उसका इम्पैक्ट चाहिए।
उस इम्पैक्ट से परे ना जाए। इंसान विकास के लिए नहीं होना चाहिए, विकास इंसान के लिए होना चाहिए। डेवलपमेंट शुड बी फॉर मैन, मैन शुड नॉट फॉर द डेवलपमेंट। सो ये चीज हमें दिमाग में रखनी होगी, और इसे समझने के लिए इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और उसे कोप कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का और सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, इसको समझने समझाने में सारी दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका को प्ले करता है। नंबर 2 है इम्पैक्ट टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। मैंने अभी पहले आपसे बात की कि ह्यूमन इंड्यूस्ड डेवलपमेंट जो है, मानवीय जनित जितने भी विकास हैं, उसकी वजह से क्या हो गया कि सारी दुनिया में ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हुई है। अब ग्लोबल प्रॉब्लम जो पैदा हुई, और वो प्रॉब्लम चाहे वो अर्बनाइजेशन के साथ है, चाहे वो प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ है, चाहे वो प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ है, चाहे वो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग के साथ है, ये सारी की सारी समस्याएं, ये बहुत कम है जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया, इनका नंबर जो है वो और बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ कहने का मतलब जो है कि ह्यूमन एंड सोशल डायमेंशन दैट इज लैकिंग in all type of developmental activities which are being planned for the development of human being. So इसको समझने के लिए आज के समय में इल इफेक्ट क्या है डेवलपमेंट, उसको समझने के लिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड इल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, जो प्रदूषण है उसके जो इल इफेक्ट हैं उसको समझने में समझाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट। ग्लोबल सेंसिस के हिसाब से देखें, वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर 7वां व्यक्ति जो है वो भारतीय है। भारत के संदर्भ में देखें, आपको भी पता है। और इसकी वजह से दुनिया की जो 16% जो आबादी है उसमें जो भारत में रहती है, और वो उसके रहने की जो जगह है दैट इज ओनली 2.4% ऑफ ग्लोबल लैंड। सारी दुनिया में जो जगह है वो हमारी 2.4% है, जबकि आबादी हमारी मोर देन 16% है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि इतने छोटे से भूभाग पर इतने सारे लोग जो हैं वो रहते हैं, जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी को क्वेश्चन करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी को जब क्वेश्चन करेंगे तो हैवी प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज है, हैवी प्रेशर ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी। और इसकी वजह से जो यूज ऑफ व्हीकल से लेके यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और एंड एवरीथिंग व्हाटसोएवर वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ टू ग्रेटर एक्सटेंट। और उसमें जो पोल्यूशन है वो भी उसमें कोई बड़ी वो नहीं है। और पोल्यूशन आज के समय में एक ऐसी एक भयंकर समस्या के रूप में उभर के सामने आया है कि उसको समय रहते अगर कोप नहीं किया गया तो उसका बहुत भयंकर परिणाम हमें देखने पड़ सकते हैं। इसलिए एजुकेट करना लोगों को पोल्यूशन के प्रति, और इस तरह के जो विकास है, विकास का जो मॉडल है उससे जनित जितनी भी समस्याएं हैं उसके प्रति लोगों को अवेयर करना, और अवेयर करने के लिए अति महत्वपूर्ण है कि हम सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का प्रयोग करें, और बहुत इंपॉर्टेंस इसकी बन जाती है। देन नेक्स्ट वन इज नीड फॉर एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन। नीड फॉर एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन, अल्टरनेटिव मैंने वैकल्पिक सोल्यूशन, इसका क्या है, हल क्या है, उसके लिए सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट काम करता है। कैसे भला कि एट प्रेजेंट हम देखें तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस मदर अर्थ दैट इज एक्सीडिंग नाउ, वो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रही है। और जब कैपेसिटी के बियॉन्ड है तो एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट विच वी आर इनिशिएटिंग और इनिशिएटेड सो फार दैट इज इन अलार्मिंग स्टेज। और जब वो अलार्मिंग स्टेज में है तो इस अलार्मिंग स्टेज की में होने की वजह से we have to rethink on the policy of development which we initiated so far। हमें सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी पॉलिसीज हैं जिसने कि हमें यहाँ तक लाके रख दिया है। और इस तरह से इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी जो है that can be an instrument in the hand of policy makers। पॉलिसी मेकर के हाथ में ये इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी एक बहुत बड़ा एक हथियार हो सकता है, जिसको यूज करके अल्टरनेटिव जो है उसके अल्टरनेटिव फॉर डेवलपमेंट उनको विकसित किया जा सकता है। आज के समय में देखने की कोशिश करें वो डेवलपमेंट के अल्टरनेटिव जो कि सस्टेनेबल हो इन कमिंग टाइम, जो कि सस्टेनेबल हो। और इस तरह से हर डेवलपमेंट का जो गोल है आज के समय में, जैसे
यूएनडीपी ने डिक्लेयर कर दिया कि और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 डिक्लेयर कर दिए। तो अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज बात की जा रही है, जो हम विकास कर चुके हैं उसको सस्टेन कैसे करें और फ्यूचर में नुकसान और ना हो, उससे सारे के सारे इस धरती पर रहने वाले लोगों के लिए जो कॉमन फ्यूचर उनका जुड़ा हुआ है उसको हम कैसे देखें। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट प्ले कर सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लास्ट है हेल्पफुल टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन। मानवीय अस्तित्व को बचाने के लिए अति महत्वपूर्ण रोल इसका हो सकता है। कैसे बोला? क्योंकि आने वाले संभावित खतरों को जो मानवता के लिए हैं, उन संभावित खतरों को इंडिकेट करके और लोगों को उसके बारे में जागरूक करके ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो हमारा था उसको रिवाइव करके ज्यादा टेक्नोलॉजी पर रिलाई ना करके हमारी जो एग्जिस्टिंग, हाँ टेक्नोलॉजी चाहिए बट इट नेवर मीन कि हम अपना जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हम छोड़ दें, उसको उस सिस्टम को जिंदा रखें हम और उन्हें फैक्चुअल जो एक एजुकेशनल डेटाबेस है उसका प्रयोग करके बदलती हुई दुनिया को हम समझने का प्रयास करें, कोशिश करें। और उसके बाद सारी जो इमर्जिंग सिचुएशंस हैं, जो पैदा होने वाली जो अभी सारी इमर्जिंग सिचुएशन है, उन सब का हम सही से ध्यान करें और ताकि बायोस्फीयर को इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट हम उसे डिस्टर्ब ना करें। और ये कैसे हो सकता है? बाय प्रोवाइडिंग ऑन द वन हैंड alternative or existing model of development as well as by making people aware, and this function can be executed, this work can be executed by sociology of environment. Last one is helpful in wise planning for development. एक बुद्धिमानी वाली जो प्लानिंग है, योजना है, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट। हमारा सर्वाइवल, हमारा जिंदा रहने की वजह जो है वो डिपेंड करती है आज के टाइम में कि हमारी थॉटफुल थिंकिंग हो, थॉटफुल फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग हो, थॉटफुल सस्टेनेबल थिंकिंग हो। फ्यूचरिस्टिक भी हो और सस्टेनेबल भी हो, मतलब भविष्यवादी भी हो और साथ में वो सतत भी हो और वो सस्टेनेबल भी हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें उस प्लानिंग के लिए हमें लोकल नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। और फिर से मैं एक बात फिर कहूंगा कि किसी भी तरह के विकास के लिए सबसे पहले हमें उस विकास जहां हमने करना है उसके रूट्स को हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। रूट्स को समझेंगे, only then we can plan for the roots, and only then we can, after planning for the roots, we can execute something for the roots which may be very very good and beneficial for coming generation. Because if we are treating the roots at grassroots, we are treating them, then definitely the plant as well as anything which is coming in form of a tree, that will definitely render very good fruits in coming time. Otherwise क्या होने वाला है, क्या होगा कि हम आधे अधूरे से जो भी प्लान कर रहे हैं और उसमें प्लानिंग में जो है ऊपर के लेवल की जो प्लानिंग हो रही है, लोकल लेवल पर आकर जो ग्रासरूट प्लानिंग हम जिसको बोलते हैं वो नहीं हो रही है। कहीं भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैठ के, कैपिटल में बैठ के जो प्लानिंग करते हैं हम गांव के लिए या उस एरिया के लिए जहां वो चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है ये आने वाले समय के लिए सस्टेनेबल नहीं है। वी हैव टू प्लान एनीथिंग अबाउट व्हिच वी आर टॉकिंग about which any policy maker, any political leader or any government is thinking of to develop any region, that should be planned by visiting the local area for whom that planning is being planned and executed. उसको अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी एक संकट होने वाला है, जो कि क्योंकि इकोलॉजिकली वी आर डिस्टर्बिंग एवरीथिंग, ecologically we are disturbing existing ecosystem of that very area, and if we are disturbing the ecosystem of that very area, definitely they cannot be recaptured again. वो दोबारा वो नहीं हो सकता, once it disturbed it will be disturbed forever. और अभी हमें हो सकता है कि विकास के नाम पे वो नहीं दिखे, परंतु सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट का ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी है, और इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है कि हम उन चीजों को समझें और उन चीजों को हम पॉलिसी मेकर्स तक लेकर जाएं। पॉलिसी मेकर्स तक लेकर नहीं गए तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट सो मेनी थिंग्स इन कमिंग टाइम, और जो कि इसको
आने वाले समय में वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वो नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वो नहीं हो पाएगा और लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स अ liability on the part of sociology of environment to make people aware, which makes this subject, rather sociology of environment, most important in this era of modernization. यही हमें कहना था और इसी के साथ आज का जो वक्तव्य है उसे हम यही खत्म करेंगे। कल हम देखेंगे कि नीड ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। इंपॉर्टेंस आज हमने देख ली, कल इसकी हम जरूरत देखेंगे। महत्ता आज देख लिया, जरूरत क्यों है उसको देखेंगे।